हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज की क्लास PYQ सीरीज के नाम आज हम एक और जो है सेशन करने वाले हैं। टॉपर सीरीज आप लोगों की ये चल रही है। आज जो मैंने पेपर लिया है बच्चों, वो लिया है मैंने लास्ट ईयर का, मतलब कि 23-24 का। और आज मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना सिखाऊंगी। आप लोगों को बताऊंगी कि सही अप्रोच क्या है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, किस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था और इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला था, अगर आपने देखा होगा तो। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अगर आपने वो देखा नहीं है वीडियो, सबसे पहले तो उस वीडियो को जाके देखना। आप ब्लूप्रिंट बाय निधि मैम डालेंगे, हो सकता है कोई पुराना पेपर वीडियो आप पे खुले, रीसेंट वाला, इस महीने का फिल्टर लगाकर उसको देखेंगे तो आपको वो आसानी से दिख जाएगा। आप उस वाले वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट ईयर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, RC का क्वेश्चन आया था बच्चों, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा हटकर है। वैसे आपके 5 सेट आए हैं, ठीक है। जो मैंने आपको 5 सेट का ग्रामर कराया ना, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ आपको बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी, बट एक साथ नहीं कराऊंगी, बीच बीच में सेशन लेकर आऊंगी। मंडे को अब हमारा जो सेशन होगा वो होगा आपका लिटरेचर का RTC सेशन, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मैम लिटरेचर भी कराओ। तो मंडे वाले सेशन में हम लोग लिटरेचर करेंगे, ठीक है। RTC पहले शुरू करेंगे, फिर शॉर्ट के भी करेंगे, फिर लॉन्ग के भी करेंगे। और पहले के जो PYQ की जो सीरीज़ हमारी ये चल रही है, इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरा पेपर का अच्छे से समझ लेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, सो हाय एवरीवन, हाँ मैं सब लोगों की चैट पढ़ रही हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ ज़्यादा, ताकि जो रिकॉर्डेड बच्चा जो देख रहा होता है ना, उसके लिए अच्छा हो जाता है, वो फटाफट से वन गो में पूरा देख लेता है ना। चलिए, सो मैंने बात की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका लास्ट ईयर आया है, 5 सेट में 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए, नहीं एक्चुअली 4। लास्ट के जो 4 और 5 सेट है उसमें रिपीट हो रहा है RC का पैराग्राफ, बाकी जो 3 पैराग्राफ है उनमें सब में अलग अलग है। तो बेसिकली 4 पैराग्राफ आपके पास होंगे न्यू, जो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, एंड ये जो पैराग्राफ हम करने वाले हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जैसे UN है, यूनेस्को से रिलेटेड जितनी भी सारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके नाम हैं, काफ़ी सारा डेटा उसके बारे में दिया गया है, जो कि हमारा यूजुअल कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए डाइट के ऊपर कोई पैराग्राफ होता है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई पैराग्राफ होता है, डेवलपमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर कोई टॉपिक होता है, मतलब ये हमारे डेली कॉन्वर्सेशन के टॉपिक हैं। तो हम इनको बहुत इजीली पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये है आपका एक वर्ल्ड डे होता है, जैसे जितने भी डेज मनाए जाते हैं ना वर्ल्ड में, उनमें से ही एक वर्ल्ड डे है जिसका नाम है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो देखो ये जो फ्रेज है ये आपको बार बार दिखाई देगा बच्चों, बार बार आपको ये फ्रेज पूरे ही पैराग्राफ में कम से कम नहीं तो 10 बार तो रिपीट हुआ ही है, 8 से 10 बार रिपीट हुआ है। और जितने भी फ्रेजेस हैं यहाँ आपको जो दिखाई देंगे वो सारे आपको यूजुअल नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारी यूजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो आपको टफ भी लगेगा कि मैम यार ये क्या लिखा हुआ है, हमारे तो सर के ऊपर से जा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करके दूंगी, एक एक चीज़ हम इसको अच्छे से समझेंगे। लाइन को 3-4 बार पढ़ेंगे जब तक हमें समझ नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लास्ट ईयर पूछा गया है ना। लास्ट ईयर इसी स्टैंडर्ड का RC आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार भी आ सकता है। अब इसका जो सेट 2 है ना, उसका RC बहुत ईजी है, सेट 3 का RC ठीक ठीक है, 4 वाला भी ठीक ठीक है। अब ये वाला मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि बच्चा बहुत उस दिन कंफ्यूज हो गया होगा, अगर वो फोकस्ड वे में नहीं पढ़ रहा होगा तो। इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, डोंट वरी। हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके भी दूंगी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे मतलब ये पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चंस इससे क्या है। अच्छा, पूरे पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों वो आए हैं 8, जिसमें से 2-2 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं और बाकी के 1-1 मार्क्स के हैं।
4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैराग्राफ के अंदर से, मतलब कि जैसे पूछ लिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप बताइए क्या मीनिंग है, या ये जो डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके पर्पस क्या है, ऐसे कुछ करके। तो जो मैंने नोटिस किया वो ये है बच्चों कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसे करके पढ़ रहा हूँ और मेरे कानों में ईयरफोन भी लग रहे हैं और मैं बातें भी कर रहा हूँ और सामने टीवी भी चल रहा है, आपको ये पहली बार में समझ नहीं आएगा। एंड एग्जाम की ब्यूटी ये होती है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पैराग्राफ को 2 बार पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने का हमारे पास टाइम बच्चों है ही नहीं, राइट? इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे उसको टाइमली पढ़ें, टाइमली ख़त्म करें, अच्छे से समझें, और आंसर्स तो आपको करने ही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ लें या हम लोग पहले जाके क्वेश्चन आंसर करें। तो आप लोग सबसे पहले मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे आप लोगों की यूजुअल स्ट्रैटेजी क्या होती है। आप पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं, आप मुझे चैट सेक्शन में बताएं सब लोग, आप पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर वही फ्रेजेस ढूंढने की करते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इस वाले पैराग्राफ में अगर आपने ऐसी कोशिश की कि मैम मैं तो पहले क्वेश्चन देख लूँ और फिर उसको पैराग्राफ में आंसर देख लूँ, तो आप 2 से 3 आंसर दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 2 आंसर दे पाएंगे बस। ओके, इसीलिए ज़रूरी है कि आप पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ें, उसके बारे में सारी डेटा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद ही जो है उसके क्वेश्चंस करें। इतना कर सकते हैं कि पैराग्राफ पहला पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए और फिर 2 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर तीसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक थोड़ा सा एक ट्रस्ट बिल्डअप होता जाए कि हाँ मुझे पैराग्राफ समझ आ गया क्योंकि मैंने उसका क्वेश्चन कर लिया है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है बच्चों, रीड करना कॉम्प्रिहेंशन के साथ, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के साथ। अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब मैंने किसी क्वेश्चन को आपसे पूछा, अगर उस पैराग्राफ से आप उसे बता पाएं, इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ा है। इसी को कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। तो रेडी लिखेंगे सब लोग चैट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को ये जो पैराग्राफ है ये पूरा पढ़ाना शुरू करूंगी। आप लोग चाहेंगे कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और भी सेशन लेके आओ जल्दी जल्दी अभी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के बताएंगे कि मैम पहले रीडिंग के 4-5 और करा दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम रीडिंग धीरे धीरे होती रहेगी, अब आप लिटरेचर पर शिफ्ट हो जाओ, तो मैं फिर लिटरेचर पर शिफ्ट हो जाऊंगी। एवरीथिंग इज योर चॉइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी, चलिए। Held every year on 21st May, UNESCO leads the celebration of World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, highlighting not only the richness of the world's cultures but also the essential role of intercultural dialogue for achieving peace and sustainable development. I am definitely sure जिस बच्चे ने मुझे सीरियसली नहीं सुना होगा उसको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो मैं आपके लिए इसको फिर से तोड़ कर पढ़ूंगी और आपको फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। तो इस बार सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है हेल्ड एवरी ईयर ऑन 21st May। तो 21st of May को हर साल एक दिन मनाया जाता है। जैसे योगा दिवस किस दिन होता है? 21st of June को होता है, राइट? ये है 21st of May, एक दिन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन है? यूनेस्को इस जो डे है इसको लीड करता है, लीड्स द सेलिब्रेशन। इस दिन सेलिब्रेट होती है क्या चीज? वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ये नाम है, क्या नाम है? नाम है कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब कि हर कंट्री का अपना कल्चर है और इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, राइट? डायलॉग मतलब कि कॉन्वर्सेशन, एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री के पर्सन से डायलॉग करे, मतलब कॉन्वर्सेशन करे, और उसके बेस पे हो हमारी डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो हमने क्या बोला? एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री से के पर्सन से डिस्कशन करे और उसके बेस पे हमारी कॉन्वर्सेशन हो और उसके ऊपर डेवलपमेंट उसके बाद हो। इसी को बोलते हैं ये जो दिन है आज का, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये कैसा दिन है, बट ये होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21st में। अब मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, अब आपको सबको आंसर देना है कि कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट डे किस दिन मनाया जाता है। अगर ये आरसी 5th क्लास का होता तो यही पहला क्वेश्चन होता कि बताइए किस दिन मनाया जाता है। ठीक है जी? तो देखो मैं आपसे ये इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको पूरा पैराग्राफ धीरे धीरे क्लियर होता जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था? किस दिन हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट को मनाते हैं?
सो यहाँ लिखा हुआ है कि यूनेस्को एक सेलिब्रेशन करता है इस दिन के लिए, हाईलाइटिंग नॉट ओनली द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर। तो इस दिन जो सेलिब्रेशन होता है, मान लीजिए कोई परेड निकलती होगी या कुछ ऐसे झांकिया टाइप से, जो वो नहीं होता जैसे हम लोग का 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, तो जिस दिन हम लोग पूरा एकदम प्रॉपर सेरेमनी करते हैं, तो उस टाइप से कुछ अगर होता होगा इस दिन, जो कि हमें आइडिया नहीं है, अगर होता होगा तो उस दिन लोग क्या करते होंगे, अपना अपना कल्चर दिखाते होंगे। सो नॉट ओनली द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर, क्या दिखाई देता है उस दिन, रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर, अपने अपने वर्ल्ड का कल्चर दिखाई देता है, बट ऑल्सो द एसेंशियल रोल ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग फॉर अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ एसेंशियल मीन्स नेसेसरी रोल ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग, रोल भी समझ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, कॉन्वर्सेशन का, इंटरकल्चरल मतलब मेरी कंट्री का तुम्हारी कंट्री से जो डिस्कशन होगा, किसके बारे में, अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में जो डिस्कशन होगा उसकी सेलिब्रेशन भी इस दिन होती है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन है कि भाई पर्पस क्या है इस दिन को सेलिब्रेट करने का। तो पर्पस नंबर 1 चैट सेक्शन में आप लोग आंसर लिख सकते हैं। देखो इसको कहते हैं पढ़ना अच्छे से, तो हम पैराग्राफ को ढंग से पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए ये जो दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, आप बोलोगे मैम 21 मई को। क्यों मनाया जाता है, हमारे मनाने का पर्पस है, सबसे पहली बात तो हम लोग हाईलाइट करते हैं रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर, दूसरा एसेंशियल रोल जो है इंटरकल्चरल डायलॉग का फॉर अचीविंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी बात करते हैं, है ना, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग ये डे मनाते हैं। 2 रीजन हमने दे दिए, क्लियर है, 2 पर्पस दे दिए या 2 रीजन दे दिए। अभी थोड़ा सा पैराग्राफ समझ आया। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर पैराग्राफ की अगर थीम देंगे तो हम क्या देंगे, क्या बताना चाह रहे हैं हम इस पैराग्राफ में, चैट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे। अभी आगे सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ रीसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज प्रूव्ड, रिसेंटली इंटरनेशनल इमरजेंसी कुछ हुई है। अब ये किस इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है पैराग्राफ में, क्योंकि अभी रिसेंटली हम देखें इंटरनेशनली बहुत सारी इमरजेंसी चल रही हैं, कंट्रीज़ के अंदर वॉर चल रहा है, ये भी हमारे लिए इमरजेंसी है, पेंडेमिक आया था, कोरोना आया था, वो भी हमारे लिए इमरजेंसी थी, राइट। तो ये बोल रहे हैं एक रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हुई है एंड दैट हैज़ प्रूव्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू of the cultural and creative sector at generating social cohesion. Cohesion is basically unity, एक साथ रहने की जो हमारी ज़रूरत है उसके बारे में हमें समझ आया जब हमारे यहाँ पर ये इंटरनेशनल इमरजेंसी आई थी। फिर से पढ़ें, अ रीसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी, हमारे पास एक इमरजेंसी आई है अभी अभी, दैट हैज प्रूव्ड, उसने हमें प्रूव कर दिया है द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब नेसेसिटी, ज़रूरत किस चीज़ की। अभी वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है जो एक उसकी होती है, क्या बोलते हो, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं ना, मतलब एक्चुअली कंपनी की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, वो उसकी बात नहीं है, मतलब वर्ड तो वही है लेकिन यहाँ जो मीनिंग बन रहा है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कल्चर, मतलब कि क्या नेसेसिटी है, इम्पोर्टेंस है, एसेंशियल है ना, क्या चीज़ ज़रूरी है, दैट अभी जो इंटरनेशनल इमरजेंसी हुई है उसने प्रूव कर दिया है आवश्यकता, द ज़रूरत ऑफ द कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेजन। तो अभी कल्चरल लेवल पर एंड क्रिएटिव लेवल पर अब हमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी, सोशल यूनिटी, मतलब कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इस इमरजेंसी के बाद हमें और ज़्यादा समझ आ गया कि चाइना को रशिया से, रशिया को जापान से, जापान को इंडिया से, इंडिया को किसी और कंट्री से मिलकर रहना पड़ेगा, तभी ऐसी इमरजेंसी को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यूनिटी रहनी है, एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए हम एक दूसरे के साथ रहना है, पर्सनल वेलबींग के लिए हमें एक दूसरे के साथ रहना है, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर हम साथ हैं, है ना, हमारा जो है इंटरकल्चरल डायलॉग हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो हम किसी भी क्राइसिस को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और अगर साथ नहीं होंगे तो फिर तुम अपना जानो हम अपना जाने, तो आप समझिए होंगे कितनी गड़बड़ होगी। इट हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड मीन्स हाईलाइटेड, अंडरलाइंड, जैसे ये हाईलाइट लिखा हुआ था ना ऐसा ही, अंडरस्कोर्ड द सेक्टर्स पोटेंशियल टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, समथिंग विच इज़ टू ऑफन अंडर एस्टिमेटेड। और इससे होगा क्या, हर सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जो कि हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस बात को।
तो हमें क्या करना है, साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है। तो ये जो डे सेलिब्रेट हो रहा है, इसमें ये जो हम डायलॉग कॉन्वर्सेशन करते हैं डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस दिन को ज़रूर से ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। आप देखो बहुत अनयूजुअल लग रहा होगा आपको, है ना, मतलब ऐसा कि यार हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हमें ये पैराग्राफ टफ लगेगा, लेकिन लिखा तो वही है। दूसरी चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, बहुत सारी पॉलिसीज़ के नाम, बहुत सारे डेज़ के नाम इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं और काफ़ी सारा पढ़ना पड़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंटर कल्चरल, बहुत सारे वर्ड्स बार बार लिखे हुए हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। विद द एडॉप्शन इन सितंबर 2015 ऑफ द 2030 एजेंडा for sustainable development by the United Nations and the resolution on culture and sustainable development adopted by the UN General Assembly in December 2015, the message of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is more important than ever. बाप रे, this is the entire sentence बच्चों, देख सकते हो किस किस को पैराग्राफ एक बार में समझ आ गया है। चैट सेक्शन में लिखेंगे यस, नहीं आया है तो लिखेंगे नो। मुझे पता है मोस्टली बच्चे नो ही लिखेंगे, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है विद द एडॉप्शन इन सितंबर 2015 ऑफ द 2030 एजेंडा। हमारा 2030 का एजेंडा हमने बनाया था, और इसमें हमने क्या किया था, सितंबर 2015 में ये जो एजेंडा हमने जो बनाया था वो सितंबर 2015 को बनाया था। एक होता है ना कि आज से लेके 2030 तक हम ये गोल अचीव कर लेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि हमने ये जो गोल बनाए थे अपने फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये गोल किसके थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाते हैं जिसमें हमने गोल्स बनाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वहाँ आप देखेंगे 2030 एजेंडा। वहाँ आप देख सकते हैं ये जीके के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स जितने भी होते हैं ना, सिविल सर्विस के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं। 2023 में इस पर्टिकुलर फील्ड में कितना % इंक्रीज होने की बात करी गई है, कितना। मैंने प्रिपरेशन करी थी अपने एग्जाम्स के लिए, तब मैं बहुत पढ़ती थी, एंड इट वाज रियली वेरी टफ, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में इसको पूरे आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। 2030 की इनकी जो फ्यूचर विजन है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें किस सेक्टर को कितना % ग्रोथ मिलनी है वो सब लिखा होता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जब हमने 2015 सितंबर को ये जो 2030 का एजेंडा बनाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बाय द यूनाइटेड नेशंस, एंड द रेजोल्यूशन ऑन कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल, और एक रेजोल्यूशन भी था जो था किसके थ्रू, यूएन जनरल असेंबली के थ्रू, और वो भी दिसंबर 2015 में मिला था। दोनों में ही मैसेज क्या था, द मैसेज ऑफ द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। वहां पर भी हमने किसकी बात की थी, इस दिवस की बात की थी, ठीक है। द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब देखो यहाँ फिर से एक और गोल का जो एजेंडा है उसकी बात की जा रही है, उसका नाम था 17th, नाम है GDCS, कैन बेस्ट बी अचीव्ड बाय ड्राइंग अपॉन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द वर्ड्स। वहाँ भी यही लिखा हुआ था कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ये जो 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप करना चाहते हैं, अचीव्ड बाय ड्राइंग अपॉन द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्स कल्चर, वर्ल्ड का जो डाइवर्स कल्चर है उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड एंगेजिंग इन कंट्रीज डायलॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बातें कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, टू इंश्योर दैट ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबको इक्वली फ़ायदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री बहुत अच्छा कर रही है दूसरी कंट्री पीछे छूट जा रही है। थोड़ा सा अभी आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा अभी भी सर के ऊपर से निकल रहा होगा। टफ तो था, मुझे लगता है जिन बच्चों के पास में आया होगा वो मैच कीवर्ड्स मैच कर करके आंसर लिख के आए होंगे, क्योंकि समझने का टाइम उनके पास नहीं होगा। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर्स इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो अब बोल रहे हैं कि ये जो गैप है ना, इसको कैसे हम लोग ब्रिज करें। ब्रिजिंग गैप का मतलब होता है दो सेक्टर्स को एक साथ जोड़ना, दो आइडियाज़ को जोड़ना, जहाँ कमी आ रही है उसको पूरा करना। तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर्स, कल्चर्स में तो गैप होगा ही भाई, मेरा कल्चर अलग है, दूसरे की कंट्री का कल्चर अलग होगा, इज अर्जेंट। अब ये जो कल्चर को जोड़ने का काम है ये अर्जेंट है, नेसेसरी है, किस लिए, ताकि हमें पीस बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना, हमारी डेवलपमेंट साथ साथ हो। कल्चरल डाइवर्सिटी इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट।
not only with respect to economic growth but also as a means of leading a more fulfilling intellectual, emotional, moral, spiritual life. तो अभी आपको थीम समझ आई क्या? जो मुझे थीम समझ आ रही है वो आ रही है कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और एक यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि हर कंट्री अपने अपने लेवल पर ही अगर ग्रोथ करेगी तो हम लोग एक एक्यूमुलेटेड ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाएंगे जो पूरे वर्ल्ड की होनी है ना. अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसा टॉपिक है, इस पे तभी काम होगा जब मिलकर, मेरी कंट्री ने तो अच्छा कर दिया, तुम्हारी ने खराब कर दिया अगर, तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा. इसीलिए हमें एक दूसरे के कल्चर को अपनाना है, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करनी है, जितने भी गैप्स हैं उनको दूर करने हैं, ताकि हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने वर्ल्ड के बारे में अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले पाएं. ये जो है मुझे थीम अब इसकी समझ में आने लगी है. ठीक है. दिस इज कैप्चर्ड इन द कल्चरल कॉन्वर्सेशन विच प्रोवाइड अ सॉलिड बेसिस फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चरल डाइवर्सिटी इज दस एन एसेट. तो हमारे लिए कल्चरल डाइवर्सिटी एक एसेट है. हम इसको कमी ना माने, इसको हम माने कि ये बहुत ज़रूरी है. भाई जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने ज़्यादा ऑप्शंस ओपन होंगे, बस हमको मिलकर साथ रहना है. ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, दिस इज कैप्चर्ड इन द कल्चरल कॉन्वर्सेशन conventions which provide a solid basis for the promotion of cultural diversity. So ये बोल रहे हैं cultural diversity is thus an asset that is indispensable. क्या है ये? बहुत necessary है, essential है हमारे लिए. For poverty reduction, तो हम अगर poverty reduction करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, एंड द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वही लॉट फेयर की बात आ रही है कि अपने गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी को वेलकम करना होगा, एक दूसरे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना होगा, एम्ब्रेस करना होगा. ठीक है. चलिए 5th पे आ जाते हैं. एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन मतलब तुमने मेरे कंट्री को समझा, मैंने तुम्हारे कंट्री के कल्चर को समझा. वही जो यहाँ लिखा हुआ है वही सेम चीज़ लिखी हुई है. इन पर्टिकुलर थ्रू इनोवेटिव यूज ऑफ मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन. तो किसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेप्ट, मतलब ज़्यादा जान सकते हैं दूसरी कंट्री के बारे में? मीडिया के थ्रू, बाकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू. कंड्यूसिव and communication technology is conducive to dialogue among civilization and cultures, respect and mutual understanding. तो क्या हो रहा है इससे? एट द सेम टाइम अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं और रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं दूसरों का कल्चर, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना. जैसे कि मीडिया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास में. इसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करें और क्या करें? एक दूसरे की सिविलाइजेशन को समझें, कल्चर को समझें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में बनाकर रखें. ठीक है. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. पैराग्राफ 6 और 7 लास्ट हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे अगर हम कर पाते हैं तो. ठीक है. चलिए. सो नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकना बच्चों बस, है ना. ठीक है. चलिए. In 2001 यूनेस्को अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी. अब 2001 में यूनेस्को ने क्या किया था? अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी. इन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था कल्चरल डाइवर्सिटी, और इसको मतलब अडॉप्ट किया है ना. ये क्या है? ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है. नेक्स्ट इन दिसंबर 2002 यूएन जनरल असेंबली in its resolution 57-249 declared May 21 to be the, यही वाला दिन जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसको बनाया गया था. तो कब बनाया गया था? 2002 में बनाया गया था बच्चों. ठीक है. And development in 2015 the second committee of the UN General Assembly unanimously adopted, मतलब एक साथ, सबने मिलकर एक साथ, unanimously मतलब all together, adopted the resolution on cultural and sustainable development, affirming culture's contribution to the 3 dimension of sustainability development, acknowledging further the natural and cultural diversity of the world, and recognizing that cultures and civilization can contribute to and are crucial enablers of sustainable development. The day provides us with an opportunity to deepen our understanding of the values of cultural diversity and to achieve the goals of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Day
डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एक्सप्रेशंस अडॉप्टेड ऑन 20 अक्टूबर 2005। ये सारे डेटा से कोई क्वेश्चन है नहीं है नीचे वाले से, तो आई थिंक हम डेटा ये सारा हम इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन आइए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। देखिए बताइए क्या आप किसी का आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज लिस्ट 2 पॉइंट्स टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ यूनेस्को लीडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे। और याद है आपको स्टार्टिंग में पूछा था, एक तो ये था कि रिच हेरिटेज कल्चर को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, दूसरा था पीस एंड डेवलपमेंट लाने के लिए। ऑल्दो मेरे पास आंसर है बट मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ हमने ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया था। ये देखो नंबर 1 ये रहा, रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा था ये पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए। देखो आपको आंसर यहाँ दिखाई दे जाएगा, ये देखो ये लिख रहा है टू हाईलाइट द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड दूसरा है पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए। ठीक है जी, आंसर सब लोगों को दिखाई दे गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, select the option that corresponds to the meaning of the following sentence from paragraph. पैराग्राफ है, द recent international emergency has proved the intrinsic value of the cultural and creative sector at the gathering social cohesion, educational resource और personal well-being in times of crisis। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि भाई इस टाइम पे हमें प्रूव हो गया था कि कितना ज़रूरी है साथ में रहना जब ये इंटरनेशनल इमरजेंसी आई थी। इसका आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इसको वेलकम कर रहा है, मतलब बेसिकली सही लिखा हुआ है। द रियल वर्थ ऑफ कल्चर सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेजन ड्यूरिंग पैंडमिक्स, द रियल वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर एट अंडरमाइनिंग द सोशल कोहेजन की बात ड्यूरिंग इंटरनेशनल इमरजेंसी, वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर, कल्चरल सेक्टर, क्रिएटिव सेक्टर, ये तो अंडरमाइनिंग हो गया। अच्छा, और क्वेश्चनिंग द रियल वर्थ ऑफ क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग, क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं। हाईलाइटिंग द रियल, एग्जैक्टली दिस इज द आंसर बच्चों, हाईलाइटिंग द रियल वर्थ ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेजन, एंड ये पूरी की पूरी लाइन आपको वहां दिख जाएगी लिखी हुई, आप इसको एज इट इज आंसर कर सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव्ड। कैसे अचीव होंगे भाई दूसरे की कंट्री का रिस्पेक्ट करना है, कल्चर को एक्सेप्ट करना है, साथ में मिलके कदम लेने हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। सो करना क्या है, ड्रॉ, ये पूरी लाइन आपने देखी होगी, देखो यहाँ लिखी हुई है, वही इसका एक्चुअल आंसर है। दिखाती हूँ एक सेकेंड, कहाँ पे था, ड्रॉइंग दी दिस इज कैप्चरिंग इन द कलर, आई थिंक सेकेंड वाले पैराग्राफ में इट हैज, मिलेगा किसी को तो बता देना। डेवलपमेंट एंड कैन बी बेस्ट एज अचीविंग एज द ड्रॉइंग अपॉन, है ना, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्स कल्चर, नंबर 1, एंड एंगेजिंग इन कंटिन्यूस डायलॉग, साथ में बात करते रहो एक दूसरे के, तभी अचीव होगा, यही आपका आंसर यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आ गया सेकेंड नंबर। ठीक है जी, क्लियर है, सब लोग इसका आंसर दे पाए थे। तो मैंने आपको बोला था ना, 3 ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इस पैराग्राफ से दे पाएंगे, जिसमें कि दूसरा वाला तीसरा क्वेश्चन यही था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये इजी होगा, शायद इसको सब लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर। भाई राइटर की टोन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बच्चों, ऑप्टिमिस्टिक भी लिख सकते हैं आप और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। गिवन फ्रॉम द पैसेज 4, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स, बात बतानी है कि कल्चरल डाइवर्सिटी एसेट क्यों है हमारे लिए। तो ये पूरी लाइन आप चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने कल्चरल डाइवर्सिटी को एसेट बोला था पैरा 4 में। देखो दिखा देती हूँ कहाँ पे है, ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि कल्चरल डाइवर्सिटी एंड नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ बट ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ लीडिंग मोर, थर्ड में लिखा हुआ था शायद ना, ये कल्चरल डाइवर्सिटी दस इज एन एसेट फॉर अस दैट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे लिए एसेट क्यों है, ये बेसिकली आपको बताना है ना, ऐसा मतलब इन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो पहली बात तो जो राइटर है उसकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो इसमें क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, रादर देन व्यूइंग इट एज अ कॉज ऑफ अंडरमाइनिंग द सिचुएशन,
हमको करना क्या चाहिए, इसको एक इंडिस्पेंसिबल आएगा ये, फॉर पॉवर्टी रिडक्शन हमको इसको मानना चाहिए। वही लाइन जो वहाँ लिखी हुई थी आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हैं या अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। यार तुम सब लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छे लेवल का पैराग्राफ ये लग रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास है नहीं, हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। उसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, और कुछ ज़्यादा ही इन्होंने इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिसीज़ को, डेज को इतना ज़्यादा बार बार लिखा है, तो वो अननेसेसरीली सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहे हैं, तो मीनिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, राइट। कोई नहीं, चलो करना तो है। ब्रिजिंग द गैप का मतलब क्या होता है, वाइडनिंग द डिफरेंसेस नहीं, डिफरेंसेस तो कम करने हैं। कनेक्टिंग टू डिस्परेट आइडियाज, देखो इसकी जो आंसर की थी ना वहाँ लिखा हुआ था कि डिस्परेट की स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली डिस्परेट जो ये बोलना चाह रहे थे वो ये वाला था, जिसका मतलब होता है डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट आइडियाज़ को जोड़ने को ही ब्रिजिंग द गैप कहते हैं, विच इज़ करेक्ट, यही इसका आंसर था। तो फॉर्चुनेटली हर बच्चे को आंसर इसमें 1 नंबर मिला था जिसने भी ये आंसर लिखा था। सपोर्टिंग द ब्रिजिंग क्या लिख रहा है ये, फिलिंग द स्पेस बिटवीन टू कनेक्टिव थिंग्स, नहीं, इसका एक्चुअल आंसर है ये कनेक्टिंग टू डिस्परेट आइडियाज। ठीक है, आप लोग इसका आंसर लिख पाए कि नहीं मुझे चैट सेक्शन में बताओ सब लोग, कुड यू राइट द आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करते हैं। इन द सेट A to E बिलो, आंसर इसका सब लोग आप दो, चलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स। इसमें आपको करना क्या है, सिनोनिम के 2 सेट बताने हैं जो आपको लगता है कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, रिचनेस एंड पॉवर्टी, क्या ये एक दूसरे के सिनोनिम है। देन वी हैव सेंटेंस नंबर 2, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल, क्या ये एक दूसरे के सिनोनिम है। देन वी हैव रिडक्शन एंड प्रमोशन, ये तो ऑपोजिट ही हो गया, रिचनेस पॉवर्टी भी ऑपोजिट हो गया, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ऑपोजिट तो नहीं हो गया बट सिनोनिम भी नहीं है, रिडक्शन एंड प्रमोशन ऑपोजिट हो गए। एसेंशियल एंड इंट्रिंसिक इज सेम, जब मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रही थी तो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, एसेंशियल, तो ये हो गया आपका एक सिनोनिम का सेट। दूसरा है अर्जेंट एंड क्रूशियल, समथिंग इज अर्जेंट, समथिंग इज क्रूशियल विच इज सेम, सो आई थिंक D एंड E इसका सेम बन रहा है। डू वी हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल, C, सो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है C। बच्चों आप में से कितने लोग इसका आंसर सही दे के आए बताइए जल्दी से मुझे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द सेकेंड कमिटी ऑफ UN जनरल असेंबली इन 2050 अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया था इन्होंने, तो उसमें आपको सीधे सीधे आंसर तो इसका नहीं मिलेगा पैराग्राफ में क्योंकि घुमा फिरा के लिखा हुआ है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने बात की थी रेजोल्यूशन की ऑन कल्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अफर्मिंग कल्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 3 डायमेंशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरा पैराग्राफ आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। देखो एक काम करो आप सब लोग, इसका जो पैराग्राफ है ना आपके पास PDF है तो बताओ, नहीं है तो फिर मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। फिर आप इसका पैराग्राफ 2-3 बार पढ़ो कम से कम क्योंकि अगर इस लेवल का आपके पेपर में आ गया बाबा रे, आई थिंक थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। पढ़ के देखो एक बार, अगर समझ आता है तो, अदरवाइज मेरी एक्सप्लेनेशन को 2-3 बार पढ़ लेना। नहीं तो अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है तो आप PT ये जो है, मतलब आज का जो वीडियो है इसी में ही बार बार घूम घूम के इसको देखो, मतलब आगे पीछे कर करके पढ़ो इस पैराग्राफ को, और देखो क्या आप आंसर खुद से फ्रेम कर पा रहे हो क्या, ठीक है। चलिए, सो देयर विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, ये तो और भी ईजी हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट, ब्रिजिंग द गैप इज, है ना, ब्रिजिंग द, मिल जाएगा कहीं ना कहीं वैसे आपको, ब्रिजिंग द गैप इज एसेंशियल फॉर दिस, लिखा हुआ था ना कहीं पे, अच्छा इसमें पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है, बस पूछा है ब्रिजिंग द गैप का मीनिंग क्या है। हाँ तो यही आंसर है इसका, ब्रिजिंग द गैप इज द आंसर ओनली इन दिस, ब्रिजिंग द गैप इज अर्जेंट, ब्रिजिंग द गैप इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। आप पैराग्राफ में जाओगे आपको ये आंसर वहाँ मिल जाएगा। सो मैंने आपको बोला था 8 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के थे, बाकी के आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तो आई एम श्योर आपको ये पैराग्राफ बढ़िया लगा होगा। चैट सेक्शन में मुझे बताइए ये आपको इजी लगा या टफ लगा या मॉडरेट लगा। अगर टफ लगा तो इसको 2 बार पढ़ना, इजी लगा तो फिर
फिटे मुँह आगे बढ़ो, और मॉडरेट लगा तो भी अच्छे से 1-2 बार इसकी तैयारी करो अच्छे से और पढ़ लो। इसके साथ साथ बच्चों आज हम लोग इसी को करेंगे, बस यही आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कराना था। इसी पैराग्राफ में, मतलब इसी पेपर में दूसरा पैराग्राफ भी आपको पता ही है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो मैं सोच रही थी उसको भी आपको कराऊं, बट आई थिंक ये आपके सर के ऊपर से बहुत ज़्यादा दर्द करके गया होगा, तो अब हम जो दूसरा पैराग्राफ है उसको दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक है जी। ये बच्चों बाकी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है अपने इंग्लिश फ्री बैच के लिए। ये है हमारा बैच, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी है। अड्डा 24/7 की ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बच्चों, जो आपको करने हैं, ठीक है, अटेंड। ग्रामर के बेसिकली यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं, तो आप ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो लेक्चर यहाँ देख सकते हैं। सैम्पल पेपर आपको मिलेगा 24-25 का विद सॉल्यूशन। सॉल्व्ड PYQ मिलेंगे आपको विद सॉल्यूशन, एंड वर्कशीट मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए सारी। कहाँ मिलेगा ये आपको? ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर। मैं आपको आज एक बार दिखा भी देती हूँ कि ये ऐप को खोलना कैसे होता है बच्चों। मान लीजिए आप कोई भी एक नॉर्मल रैंडम सा ब्राउज़र आप खोलेंगे, ठीक है, ये वाला खोल लें, चलो इस पे आप जाएंगे और यहाँ लिखेंगे गूगल करके अड्डा 24/7, ठीक है, ऐप अपने आप से आ गया, देखो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये है आपका अड्डा 24/7 का जो आपको दिखेगा इंटरफेस। ऑल पे जब आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको K-12 सेक्शन को मेजरली ढूंढना होता है बच्चों, जो आपके लिए है, आपकी पढ़ाई करने के लिए है। ये है देखो हमारा K-12, आपको बहुत कुछ मिलेगा वैसे तो, लेकिन हम K-12 पे जाएंगे, यहाँ भी 9-10th पे जाएंगे। ये गए हम 9-10th पे, इस पर हमने क्लिक किया, तो ये ही है आपके कोर्सेज। वैसे हमारे पास पेड कोर्सेज में भी ये कुछ अवेलेबल है, और ये आपके जो कोर्सेज हैं, है ना, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रहा हमारा इंग्लिश का फ्री कोर्स, दिख रहा है आपको, ये 62 रुपीज़ दिख रहा है, लेकिन ये जब आप खरीदने पे आओगे तो ये आपको फ्री ही मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कूपन लगा देना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, कोर्स को, ये फ्री मिल जाएगा आपको। आप मेरा भी कूपन लगा सकते हैं, फ्री कूपन भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, ऐप या वेबसाइट जब भी आप खोलते हैं, यहाँ पर आपके पास MCQs को सॉल्व करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है बच्चों, तो आप MCQs भी कर सकते हैं। MCQs को सॉल्व करने का भी सेम वही स्टेप है जैसे मैंने आपको बताया था। K-12 पे जाएंगे, 9-10th पर जाएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेली क्विजेज आपके सामने आ जाएंगे। इस पर आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, आपको चैप्टर के नाम यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं आपके MCQ सॉल्व करने की चैप्टर्स। आप जाइए, इन चैप्टर्स को खोलिए और इनको सॉल्व करिए। सो यस, दैट इज़ इट इन टुडेज़ वीडियो बच्चों। मैंने आपको दिखा दिया है एग्जैक्टली किस तरीके से ऐप पर आपको जाना है। आज जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, यूज़ करिए इसको। मैं अब आप लोगों को मंडे की क्लास में मिलूंगी। संडे को एक वीडियो आएगा ब्लूप्रिंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर उसको देखना। मंडे को हम लोग RC करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की एक्सरसाइजेज लिटरेचर की। तो मिलेंगे तभी आपसे मंडे को लाइव क्लास में 8 बजे। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर। चलिए, बाय बाय।